नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, इससे आपको क्या फ़ायदा होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीजमेंट हो जाता है और सभी क्वेश्चन के जड़ तक आप पहुंच पाते हैं और एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इंग्लिश कहने का मतलब है जो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आए वो हम इस वीडियो में साथ ही साथ देख लेंगे, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था 1793 में अंग्रेज गवर्नर के द्वारा जो एक्ट पारित हुआ था यानी चार्टर एक्ट 1793, इसका अन्य नाम क्या है। आपसे सेकेंडरी नेम पूछा था इस एक्ट का, ठीक है। तो इसका अन्य नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो कार्नावालिस का नाम बता देना है। किसका? कार्नावालिस। अब इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे, इसमें 14-15 पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है एक आध मैं आपको बता दूं जैसा कि मुझे स्मरण हो रहा है। इसमें जो है जो वर्कर थे उसके वेतन का भार जो है भारतीय कोष के ऊपर ही डाल दिया गया है ना, भारतीय कोष के ऊपर। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार था इसके जो है इसमें बढ़ोतरी कर दिया गया, इंक्रीजमेंट कर दिया गया थोड़ा सा इसके क्षेत्राधिकार वगैरह में, या यूं कहे तो हाई कोर्ट के पावर में बढ़ोतरी किया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सुधार इस एक्ट में लाया गया था कार्नावालिस के द्वारा। कार्नावालिस कोड 1793 में ही आया था। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट होती है, ये आपका ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर वाला पोस्ट हुआ था, तो बंगाल की जो गवर्नर की पोस्ट की शुरुआत होती है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही होती है। और बंगाल की सबसे पहले गवर्नर जो बनता है ये बारेन हैंगस्टस बनता है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट जो आपको सबसे अधिक बार पूछा जाता है इसका ईस्वी, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में बना था, है ना। और ये जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 देख रहे हैं, जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये इसी में संशोधन करके इसका नाम बदला गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मॉर्ले मिंटो सुधार, ये तो काफी ही फेमस है, ये तो आप सभी जानते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार को, क्योंकि इसी के तहत जो है देश में सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले लाया गया था कि हिंदू अलग चुनाव करेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग अलग चुनाव करेंगे। तो ये 1909 में होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है, जिसमें चेम्सफोर्ड आपका जो है गवर्नर होता है और मॉन्टेग्यू जो है उस समय सचिव का एक पोस्ट हुआ करता था, तो सचिव होता है। इसके अलावा ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के जो है इस गवर्नर के कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट घटना हुआ, ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में 13 अप्रैल को, जो आज भी इतिहास में काला दिन बना है इंडिया के लिए। जनरल ओ डायर इसके मुख्य आरोपी थे और इस डायर को जो है उधम सिंह ने गोली मारा था, वो भी उनके घर लंदन में जाके। इसके अलावा भारत में सिविल सेवा के जनक जो है ये लॉर्ड कार्नावालिस को ही कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा ये प्रश्न पूछा गया था आपका, एक सेकेंड, अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि सूरज की प्रकाश में अगर कमी हो जाए कहीं पर तो किस विटामिन की कमी हो जाती है। भाई सब दिन बताते आया हूं कि छोटा बच्चा जब गांव में होता है, ये छोटा सा मुन्ना, तो इसको क्या करते हैं इनकी माता पिता, है ना, इनको जो है आपको धूप में सवेरे सवेरे थोड़ा रख देती है ना, ताकि क्या है इसको विटामिन डी का कमी ना हो, है ना। तो इसको धूप में डाल दिए ताकि विटामिन डी मिले। तो विटामिन डी कहाँ से आता है? सूरज के प्रकाश से, और भी चीज में होती है, लेकिन सूरज के प्रकाश में सबसे ज्यादा और सबसे फ्री, सबसे सस्ता और टिकाऊ है ना। तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको नॉलेज दे देता हूँ, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए विटामिन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी है मेरी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती गुरु? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोमलेशिया,
है ना, ऑस्टियो मलेशिया, हड्डी को लेके मलेशिया जाता है ना, ऑस्टियो मलेशिया। अब देखिए ऑस्टियो शब्द से ही आपको पता होना चाहिए कि ये हड्डी की बात कर रहा है। जैसे आप हड्डी के अध्ययन करते हो तो ऑस्टियो में लॉजी लगा देते हो, ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो ऑस्टियो मलेशिया या फिर रिकेट्स, ये दोनों ही बीमारी हड्डी की बीमारी है। इसमें क्या होती है, हड्डी का ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट जो है ये रुक जाती है और हड्डी जो है वक्राकार रूप धारण कर लेता है ना। इसके अलावा इस विटामिन के रासायनिक नाम से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन बी12 को साइनोकोबालमीन कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं, तो आप बताएंगे भैया 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसके कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो भैया स्कर्वी रोग होती है या फिर त्वचा संबंधित बीमारी हो सकती है, बाल का झड़ना ये भी विटामिन सी के कमी से हो सकती है ना। इसके अलावा विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। मैंने विटामिन डी इसलिए नहीं रखा क्योंकि विटामिन डी से प्रश्न ही था, है ना, उसका जड़ यहीं से स्टार्ट हुआ था ये वार्तालाप हमारा। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई के कमी से जो है आपके जनन क्षमता में कमी आ जाती है ना। और विटामिन ई जो है त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन शब्द का प्रयोग जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, फंक, सांप वाला जो फंक होता है ना वही वाला। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं और वसा सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप खुद अटेंड किए होंगे। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी है, बाद बाकी जो भी विटामिन है ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब जो है वसा में, फैट में, ये सब जो है फैट में सोल्यूबल है और ये जो है वाटर में है बी और सी, ठीक है। वह इसके अलावा विटामिन ए के कमी से किसकी बीमारी होती है भैया, तो आंख की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब जो आंख की बीमारी है ना ये विटामिन ए के कमी से होती है। देखिए विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत डायरेक्ट पूछा जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो आंख के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है ना। इसके और जो बीमारी था इसे बता ही दिए हैं, है ना। विटामिन बी12 की कमी से आपका जिसे साइनोकोबालमिन कहा जाता है, इसके कमी से रक्त अल्पता हो सकता है जिसे एनीमिया कहा जाता है ना। तो ये सब बात ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ, विटामिन से आगे। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे वसा से होती है और कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है। वसा से होती है और कार्बोहाइड्रेट से होती है। क्या विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आप कहोगे ना जी ना, नहीं होता है। जल से होता है क्या वाटर से ऊर्जा की प्राप्ति, तो नहीं होता है। खनिज फाइबर से होता है क्या वाटर की मतलब ऊर्जा की प्राप्ति, तो आप कहोगे नहीं होता है। तो फिर ये क्यों जरूरी है भाई, तो ये इसलिए जरूरी है कि जो शरीर के आंतरिक उपापचयन प्रक्रम होती है इसको निभाने में, यानी इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन तीनों की भी आवश्यकता होती है ना। जैसे आयोडीन ना हो तो भाई गलगंड घेगा हो जाता है, तो सबका अपना अपना रोल है ना। लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते, कौन कौन से, विटामिन, जल और फाइबर। वसा और कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देने का काम करता है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे अधिक वसा जो है कौन प्रोवाइड कराता है शरीर में, तो सबसे अधिक वसा जो है मतलब ऊर्जा जो है वसा आपको प्रोवाइड कराता है 1 ग्राम के दहन से लगभग 9 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से लगभग 4.2 कैलोरी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी आपको आना चाहिए, कई प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे मोनोसैकेरेट, डाइसैकेरेट, पॉलीसैकेरेट, ये ग्लूकोज वगैरह क्या है, मांड वगैरह क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आपके ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया था और 2 और सरकारी बैंक दिए गए थे। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक आपका आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है और देश के तीसरी सबसे बड़ी बैंक है वर्तमान समय में, ठीक है। देखिए देश में अधिकांश बैंकों का विलय हो गया है, ये आप भी जानते हैं, है ना, मर्ज हो गया है अधिकांश बैंक। तो ये मर्ज होने के बाद जो शेष रेस्ट बैंक बचा है
इंडिया के अंदर मात्र 12 बचा है जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है भैया? आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना बताएंगे 1935। राष्ट्रीयकरण आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आरबीआई का कब हुआ था। सार्वजनिक सेक्टर के सबसे बड़ी बैंक जो है ये एसबीआई है। एसबीआई की स्थापना आपसे पूछा जाता है 1955 में होता है। और स्थापना क्या होता है? मात्र नाम बदला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और जो इंपीरियल बैंक बना था वो 3 बैंकों को मिलकर बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों को जो मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल के 1955 में एसबीआई कर दिया गया, जो इस समय देश के सरकारी सेक्टर के सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक के कुछ यहाँ पर मैं उदाहरण आपको दे दिया हूं, जैसे आपको खुद ही समझ में आ जाता है भाई प्राइवेट कौन सा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे पीएनबी हो गया है ना, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है ना। प्राइवेट बैंक के उदाहरण जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, सारस्वत बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, एक आरबीएल बैंक आता है, ये भी प्राइवेट बैंक है। तो ये सब प्राइवेट बैंक है आपका। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा एक और पॉइंट है, भारत में सबसे पहले बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, नेशनलाइजेशन, ये 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का किया गया था। इसी से आपको रिलेट कर देता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप कहोगे सर चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बैंकों का सेकेंड टाइम भी राष्ट्रीयकरण इंडिया के अंदर होती है। ये आपका 1980 में होती है 6 बैंकों का। पहले बार किया गया 14 बैंकों का 1969 में, जब 80 में होती है तो 6 बैंकों की होती है। आराम से पढ़िए, है ना, एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनिए। आप जो कोई भी एग्जाम देंगे जहां जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों काम ही आएगा, है ना। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किसे कहा जाता है? देखिए मैंने इसे एग्जाम्पल देके समझाया है भाई कि मान लीजिए ये घास है, घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। अब ये सांप बेचारा मर जाता है तो इसे कौन अपघटित करेगा? तो जीवाणु करेगा, बैक्टीरिया करेगा या फिर कवक करेगा, है ना, जीवाणु और कवक करेगा। अब इसमें आपको पहचानना है कि किसे क्या कहा जाता है। तो घास क्या है भाई? ग्राउंड लेवल, जमीनी लेवल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उत्पादक है, उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। भाई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? कंप्यूटर खाएंगे, है ना। तो ये उत्पादक है। इसके अलावा जो ये टिड्डा इस घास को खा के अपना जीवन निर्वाह करता है तो ये प्राइमरी या फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया या फिर फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। इसके अलावा मेढक यहाँ पे सेकेंडरी उपभोक्ता है और सांप यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, और ये सांप को अपघटित कर रहा है जीवाणु। जब ये मर जाएगा, कैरेकस बन जाएगा, तो इसे प्रकृति को कौन लौटाएगा? अपघटित करके, यानी भक्षण करके, है ना। तो ये जीवाणु और कवक, इसीलिए जीवाणु और कवक को इस पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा गया है। अपमार्जक का मतलब सर्फ होता है, सर्फ जैसे कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो कैरेकस वगैरह की गंदगी है इसे सफाई करने का काम कौन करता है? जीवाणु और कवक करता है, इसीलिए इसे अपघटक कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक होता है, तब आपका उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता जो है ना कई हो सकता है, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, है ना, थर्ड टर्शियरी, है ना, हो सकता है। इसके लास्ट में अपघटक होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किसे कहते हैं? तो जो भाई जो द्वितीयक उपभोक्ता को भक्षण करता हो उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, अगर हमारी देहाती लैंग्वेज में कहे तो। लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि और इससे सटीक ऑप्शन क्या बैठ रहा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि भाई यहाँ पे जो मेढक पहले क्या था? टिड्डा कौन था? मेढक। जो मेढक को खा रहा था यहाँ पे जो है द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ पे पूछा है आपका तृतीयक उपभोक्ता सांप था। इस श्रृंखला में जो मैंने श्रृंखला भी बनाया था, यहाँ पे थर्ड उपभोक्ता कौन थे? कंज्यूमर, सांप थे। ठीक है, तो ऐसे आपको डिपेंड करता है कि वहां पे एक्चुअल लैंग्वेज इसका क्या था। वैसे मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, घास, हिरण, बाघ, जीवाणु। ठीक है, घास को हिरण खाएगा, हिरण शाकाहारी होता है, इसको बाघ खाएगा मांसाहारी। अब बाघ मर जाएगा तो जीवाणु इसको जो है प्रकृति को लौटाएगा। समझ गए खाद्य श्रृंखला? इसमें क्या है? घास उत्पादक है, हिरण आपका प्राइमरी उपभोक्ता है, बाघ आपका सेकेंडरी उपभोक्ता है और जीवाणु क्या है? अपघटक है। ठीक है,
इसके अलावा आहार श्रृंखला में पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अभी बात करा हमने। आहार श्रृंखला में अंतिम स्थान पे कौन रहता है भैया? तो जीवाणु और कवक रहता है, जिसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, और इस पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक पूछा गया था, ब्लड एंड फायर के लेखक कौन है? देखिए, ब्लड एंड फायर के लेखक R.R. मार्टिन साहब हैं। ये अमेरिकी राइटर हैं, और मैं एक इसका नाम बताऊंगा ना किताब का, इसके ऊपर सीरीज भी बन चुका है और जो है काफी पॉपुलर हुए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। द गेम ऑफ थ्रोन्स, इनका नाम जरूर सुने होंगे, खास करके युवा पीढ़ी, है ना। तो ये R.R. मार्टिन की ही पुस्तक के ऊपर जो है बनाया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दास कैपिटल के लेखक कौन है दादा? तो कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल के लेखक हैं, ठीक है। इसके अलावा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। हैरी पॉटर ऐसे ही पुस्तक है, जैसे अभी आपको पूछ रखा है फायर एंड ब्लड, वैसे ही हैरी पॉटर, इसके कई श्रृंखला है, हैरी पॉटर पिक्चर भी है, मतलब सीरीज भी है। हैरी पॉटर के जो लेखक हैं J.K. रॉलिंग है। इसके अलावा लाइफ ऑफ पाई आपने पिक्चर देखा होगा, बड़ा ही संघर्ष की कहानी दिखाया गया है इसमें, दिल्ली का एक लड़का को फिल्माया गया है ना। इरफान खान भी है जो हमारे बीच अब नहीं है। तो लाइफ ऑफ पाई जो है ये एन मॉर्टेल के जो उपन्यास हैं उसके ऊपर आधारित एक सच्चाई भरी घटना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑफ पाई के जो राइटर हैं ये एन मॉर्टेल है, ठीक है। इसके अलावा टेल ऑफ टू सिटीज मैंने बता रखा है, और आपका सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लोपलियर का है, और टेल ऑफ टू सिटीज जो है चार्ल्स डिकेंस का है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। आज जो है विदेशी राइटर के किताब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एप्रोप्रिएट का आपसे सीनो पूछा गया था। देखिए, एप्रोप्रिएट का जो सेनो हो जाएगा, ये आपका एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? जो फिट हो गया भाई, एकदम जो है, मतलब टच हो गया, मतलब क्या कहें, जैसा चाहिए था वैसा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि राम खाली स्थान अ गुड बॉय, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इज है, आर है, एम है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? तो ईज होना चाहिए, क्योंकि राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से ईज आना चाहिए। आर तो प्लुरल आ जाएगा, एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ईज होना चाहिए। तो इसी सेंस में हिंदी में आप समझ सकते हो इसे क्या कह सकोगे कि अप्रोप्रिएट को क्या कह सकते हो? उपयुक्त कह सकते हो, है ना, उपयुक्त कह सकते हो, है ना। तो फिट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में से मिलता जुलता जो भी रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40 आपसे पूछ लिया है, कल ही बताया था। अनुच्छेद 40 पूछे, अनुच्छेद 243 पूछे, अनुसूची 11 पूछे, भाग 9 पूछे, ये सभी के सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। लेकिन फर्क कितना है साहब? तो फर्क इतना है कि अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत की गठन की बात करी गई है, और आर्टिकल 243 जो है इसमें ग्राम पंचायत के जो पंख पर निकलेंगे भाई, उम्र कितनी होनी चाहिए, पर चुनाव कौन करवाएगा, है ना, कितने सदस्य होंगे, है ना, ये कितने साल के कार्यकाल होंगे, इसकी जो बजट में पैसे खर्च होंगे वो कौन करेगा, है ना। तो ये सभी बात जो है इसके पार्ट में करा गया है 243 के पार्ट में। अब 243 के पार्ट में सिर्फ ग्राम पंचायत की बात नहीं करी गई है, नगर निगम की बात भी करी गई है, ठीक है। और इसके अलावा राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है उसकी भी बात इसमें करी गई है, ये बात भी ध्यान रखना, है ना। तो ये सब 243 के अंदर विस्तृत भास्ट डिटेल है। लेकिन 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की गठन होगी मतलब गांव ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत को दूसरे भाषा में स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन कह सकते हो। कई बार ये पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताइएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचायत की शुरुआत जो होती है 1959 से राजस्थान के नागौर से होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको 40 बताया, 243 बताया, 11 और 9 बताया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये अनुसूची 11 तो ग्राम पंचायत से है, और अनुसूची 12 जो है ये नगर निगम से है, जस्ट अगला, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, और इत्तेफाक से हमारे संविधान में 12 को अनुसूची है ना। इसके अलावा ये मैंने भाग 9 बताया तो ग्राम पंचायत, और 9 का ए कर लेंगे ना, 9A या फिर 9K, है ना, 9-1 कह सकते हो, या फिर 9A कह सकते हो, या फिर 9 के हिंदी में कहोगे तो 9 के क कह सकते हो। तो ये सब जो है ये नगर निगम से है। तो ये दोनों तीनों बात जो मैंने बताया
अलग अलग से नगर निगम इसी में इंक्लूड है। 9 के ए में नगर निगम है, 9 में ग्राम पंचायत है, 11 अनुसूची में जो है आपका ग्राम पंचायत है, 12वीं अनुसूची में आपका नगर निगम है ना। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी तरह में बताया था 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समितियां, ये तीनों के तीनों समितियां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। 2 करोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, है ना, कि 11वीं अनुसूची में कितने मदों या विषयों को शामिल किया गया है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? मैंने आपसे बताया है कि राज्य चुनाव निगम आयोग का, राज्य चुनाव आयोग जो होता है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि पंचायत का चुनाव कराना और नगर निगम का चुनाव कराना। बाद बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की चुनाव की जिम्मेवारी जो है केंद्र चुनाव आयोग का है, यानी निर्वाचन आयोग का है। जो वर्तमान में उनके चीफ जो है ये आपके राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भैया? सुकुमार सेन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा चुनाव आयोग का आर्टिकल आपसे पूछता है तो 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग के आर्टिकल हैं। इसके अलावा पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है मिनिमम ये 21 ईयर रखा गया और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद। हैदराबाद, कल सनराइजर्स हैदराबाद बेचारा हार गया, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ यहाँ पे कुछ गलती है भैया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑफ डैट ऑब्जेक्ट, है ना, डैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नेचुरली इज कॉल्ड, है ना। या फिर इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो ब्रह्मांड और उनके पिंड की जो अध्ययन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल शास्त्र कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। 1 वर्ड सब ट्यूशन में आया था। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्रमांक पूछ लिया गया था, कोई पूछने की बात है जी, 7वां है। इससे जो 6 बड़े बड़े देश हैं ये कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा रूसिया, पुतिन जी का। इसके अलावा कनाडा, कनाडा के बारे में क्या है भाई? कनाडा जो है ये विश्व में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वाली देश है। इसके अलावा अमेरिका, अमेरिका को तो सभी जानते हैं। चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7वें स्थान पे हमारा भारत है और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के पास कुल भूमि कितना है भाई? 100% में 2.4% जो है हमारे पास भूमि है और लगभग 18% से अधिक जनसंख्या हमारे इंडिया में रहते हैं पूरे विश्व का। इसके अलावा वर्तमान में जनसंख्या के मामले में भारत जो है चाइना को पछाड़ के विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया। चलो कहीं तो हम फर्स्ट हैं। ये किसके अनुसार हुआ है? तो यूएनए के अनुसार। अभी 2021 के जनगणना का डाटा रिलीज नहीं हुआ है कि हम ऑफिशियल बताएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान लगाया है कि भारत की पॉपुलेशन जो है 142 करोड़ से भी अधिक हो गई है, जो चाइना को पछाड़ दिया है। जो कल पूछा भी गया था कि किसको पछाड़ के जो है बना है। तो हर लफ्ज में क्वेश्चन रहता है दोस्तों, सुनिए आराम से। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए परसों पूछा गया था सबसे छोटा महासागर कौन है, तो मैंने पूरा डिटेल दिया था ना जी, दिया था नहीं दिया था, है ना, पीडीएफ भी आपको दिया है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर पहला स्थान रखता है। अटलांटिक महासागर का सेकेंड स्थान है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया भाई अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? हाफ महासागर, तो हिंद महासागर को कहा जाता है। एकमात्र महासागर ऐसा है जिसके किसी देश के नाम पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे पड़ा है ना। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, तो अंटार्कटिक जो है ये चौथा है और छठकू जो है आर्कटिक ये 5वां स्थान पे। सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे गहरा भी प्रशांत, है ना। मरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके अलावा अल नीनो ला नीनो, अब अल नीनो ला नीनो क्या होता है मैंने कल ही बताया था, तो ये भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो बच्चे नए हैं इनके लिए अल नीनो और ला नीनो क्या होता है? तो अल नीनो जो है जल को गर्म कर देता है और ला नीनो जो है जल को ठंडा कर देता है, और ये प्रशांत महासागर में पेरू इत्यादि के किनारे में आते हैं। इसके अलावा डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है तो एस बताओ या 8 बताओ, एस बताओ या 8 बताओ। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहां मिलता है, चूंकि गल्फ स्ट्रीम जो है कोल्ड वाटर मतलब धारा है और आपका जो लेब्राडोर है ये आपका हॉट जलधारा है। जहां दोनों मिलता है वहां प्लैंकटन नाम का जो है घास की उत्पत्ति होती है। ये घास को खाने के लिए जो है मछली समुदाय काफी यहाँ पे आ जाती है और इसीलिए यहाँ पे मछली पकड़ने का केंद्र है ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति में किस देवी देवता की पूजा होती है भैया? तो सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य को भोग लगाया जाता है ना, भोग लगाया जाता है
है ना, भोग लगाया जाता है सूर्य को मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति आप जानते ही हैं, जो मकर संक्रांति के समय अनेक इंडिया के अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे केरला के अंदर मकर बिलक्कू कहते हैं, है ना, तमिलनाडु के अंदर पोंगल कहते हैं, असम के अंदर बिहू होते हैं। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। बिहू नव वर्ष में भी सेलिब्रेट होता है असम के अंदर, और ये मकर संक्रांति में भी होता है। एक रंगोली बिहू, माघी बिहू, काटी बिहू। हैप्पी लोहरी, लोहरी कहाँ होती है? पंजाब के अंदर, है ना। इसके अलावा यूपी बिहार इस सब में मकर संक्रांति होती है। उत्तरायण आपका गुजरात में होता है। अगर कोई बच्चा नववर्ष वाला सीट देख के यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो दिक्कत है ना। देखिए तमिलनाडु में जो है पोतांडु होता है नववर्ष, है ना, पोटांडु, है ना। केरल के अंदर विशु होता है नववर्ष, है ना। गुजरात के अंदर पाडवा होता है नववर्ष। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाडवा होता है नववर्ष, है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर उगादी होता है नववर्ष। बिहार के अंदर शीतल होता है नववर्ष। पंजाब के अंदर बैसाखी होता है नववर्ष। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर नवरेह होता है नववर्ष, है ना। मणिपुर के अंदर चेरोवा होता है नववर्ष, है ना। तो ये सब जो है याद रखने की चीज है जी, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, है ना। इसके अलावा छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। इसके अलावा 2000 साल पहले कुषाण की राजधानी पूछा था। यूं कहे तो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया जब कुषाण वंश की स्थापना हुआ तो उस समय जो है राजधानी क्या था, ठीक है। ये तो 2000 आपको कंफ्यूज करने के लिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि कुषाण वंश की स्थापना जो है फर्स्ट शताब्दी में है, प्रथम सेंचुरी में हुआ है। तो आज चल रहा है 2021-22, है ना। तो कितने 2023 चल रहा है, माफ कीजिएगा। तो कितने दिन हो गए भैया? 2000 साल, है ना। 2015-20 साल, और ये 15 ईस्वी के करीब, 15 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ, एग्जैक्ट कहीं नहीं है ना। 15 से 20 ईस्वी में है। तो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ थी। देखिए इसकी राजधानी समय समय पे बदलता गया, शासक आते गए, है ना, चोला बदलते गए। तो सबसे पहले जब कुजुल कफडीसेस इस वंश के मतलब संस्थापक है। कुजुल कफडीसेस इस प्रकार से नाम है ना। तो ये जो है संस्थापक हैं आपके किसके? कुषाण वंश के। तो जब ये स्थापना किए थे तो उस समय कपीसा को राजधानी बना था, हालांकि टेम्पोररी राजधानी था। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। अगर कपीसा है तो राइट आंसर कपीसा ही होगा। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा बने, फिर पेशावर भी बने, है ना। तो डिपेंड करता है कि कपीसा था क्या, अगर था तो कपीसा ही आंसर होगा, अगर कपीसा नहीं है तो मथुरा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। कुषाण के सबसे प्रतापी राजा जो है ये कनिष्क को माना जाता है, जो 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया था। जो इंडिया का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संबंध भी है, पंचांग वगैरह इसी के ऊपर चलता है आपका इंडिया का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कनिष्क है इसी के समय में जो है आपका 4th बौद्ध संगति हुआ था आपका कहाँ पे? कश्मीर के अंदर कुंडलवन में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है किससे प्रेरित है आपसे पूछा गया था। तो मणिपुरी नृत्य में एक ऑप्शन भक्ति दिया गया था, तो भक्ति ही हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। एक प्रश्न, अच्छा मणिपुर का नृत्य है, झावेरी बहन इसके प्रमुख कैरेक्टर हैं। साथ ही साथ जो सिंह वाला सरनेम है वो भी इनके कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भैया क्यों आया था? महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करने के उद्देश्य से आया था। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट थे? तो ये गोरों का कमीशन था, इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और ये कब बना था? 1927 में बना था। कब आया था इंडिया? 1928 में आया था, है ना। इसे गोरों का कमीशन कहा गया। और लाला लाजपत राय इन्हीं का जो है विरोध कर रहे थे, तो लाठी प्रहार में जो है सैनिकों के द्वारा इनके माथा पे चोट लग गया, जो बाद में इनकी मृत्यु का कारण बन गया था, है ना। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया आपसे पूछा गया है। देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो है ये आपको काफी आदमी को दिया गया, 12 आदमी को दिया गया था, है ना। तो डिपेंड करता है कि इनमें से ऑप्शन में किसका नाम दिया गया था। अब देखिए नीरज चोपड़ा को तो मिला ही मिला, और मैं आपको बता रखा है कि जो 2021 में मेजर ध्यानचंद मिला 12 में, इसमें से 10 ओलंपियन या पैरा ओलंपियन है। ओलंपियन या पैरा ओलंपियन के खिलाड़ी हैं। और 2 में जो है एक आपका मिताली राज है और एक आपका सुनील छेत्री है जो आउटसाइडर है। बाद बाकी सभी ओलंपियन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में जो भाला फेंक से संबंधित है, और वो हाल में ही टोक्यो ओलंपिक में जो है एकमात्र गोल्ड दिलाया था 87.58 मीटर भाला फेंक के। तो इसके लिए रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक में जो है कुश्ती में रजत जीते थे। तो इसके लिए PR श्रीजेश ये आपके हॉकी टीम से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन ये वेट लिफ्टिंग से मुक्केबाजी संबंधित है और असम राज्य से बिलोंग करती है, असम से
से, ठीक है। और अभी अभी जो दिल्ली में आपका विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुआ है, तो वहां पे भी गोल्ड जीती है आपका लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, मिताली राज क्रिकेटर हैं, जो पहला ऐसा क्रिकेटर है जो आपके जो है 10,000 रन बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा 6 मतलब आपका वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, मिताली राज के नाम। इसके अलावा प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, सुमित अंतल एथलेटिक्स है, अवनी लेखेरा निशानेबाज हैं, और अवनी लेखेरा पैरा के खिलाड़ी हैं, और अवनी लेखेरा को पद्मश्री भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अवनी लेखेरा राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी है ना। कृष्णा नागर और मनीष नरवाल निशानेबाजी, मनप्रीत सिंह को सभी जानते हैं हॉकी। तो ये 12 आदमी को दिया गया था, ठीक है। बात करें 2023 के लिए तो 2022 के लिए तो एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को, जो आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 4 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 जो है सिल्वर जीते थे। अब मैं बता दूं कि ये अवार्ड जो है 1 साल पीछे चलता है, जैसे जो 2023 में घोषणा हुआ ये 2022 के लिए हुआ, 2022 में जो घोषणा हुआ था ये 2021 के लिए हुआ था। तो आपको एग्जाम में जो है 2021 वाला पूछा था, इसका मतलब जो 2022 में आपने पढ़ा था वही आपको यहाँ पे देना था, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टुडे एग्जाम पे मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ और आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि हेलोवीन त्यौहार जो है किस तारीख को मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रखा है कि हेलोवीन त्यौहार का डेट क्या है। तो ये आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर महीना वाले फॉर्म में दिया है आंसर तो फिर अक्टूबर हो जाएगा, अगर विथ डेट दिया है तो 31 अक्टूबर हो जाएगा। ये फिक्स है, जैसे आपका क्रिसमस फिक्स है 25 दिसंबर को, वैसे ही ये भी फिक्स है और ये भी आपका यूरोपियन त्यौहार ही है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या है। देखिए नाबार्ड में फुल फॉर्म जो अगर आपको पता है तो आर का मतलब आप यूं ही निकाल लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आर का मतलब ग्रामीण है, रूरल है, ठीक है। तो रूरल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आर का मतलब। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे रूरल राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था ये भी कई बार पूछा जाता है। तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। नाबार्ड क्या है? तो कृषि सेक्टर में लोन मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। वर्तमान में नाबार्ड के जो आपका अध्यक्ष हैं ये के.जी. साजी हैं। कौन है? के.जी. साजी जो है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ये आर चिंताला का स्थान लिया है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म तो बता ही दिए। चलते हैं आगे। नाबार्ड के जैसा ही एक इरडाई है, इरडाई ये आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है और इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। जैसे नाबार्ड का आपने बम्बई में देखा और इरडाई की स्थापना 1999 में होती है ना। एक सेबी आपने जाना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी भी मुख्यालय मुंबई के अंदर ही है और ये शेयर बाजार को हैंडल करने वाली बॉडी है और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी बुचवनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा आपसे पूछ लिया है। भैया राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा हो या फिर प्रेसिडेंट का हो, है ना, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो, इन तीनों का ही जो न्यूनतम उम्र है, मिनिमम एज रखी गई है क्राइटेरिया, ये आपका 35 ईयर का है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपकी कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में एंट्री चाहिए तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में एंट्री चाहिए तो 25 वर्ष और विधान परिषद जो लाइक राज्यसभा के जैसे होता है राज्य के अंदर, तो इसमें भी आपको
30 वर्ष की ही उम्र लगती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में बाइकैमरल स्टेट कितने हैं वर्तमान में, यानी विधान परिषद वाली स्टेट, या फिर यूं कहें कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने स्टेट में है, तो आप कहेंगे 6 स्टेट में। ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यही 6 वो स्टेट है जहाँ पे जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, यानी विधानमंडल जो है बाइकैमरल है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा, अच्छा, ये जो आपका द्विसदनात्मक जो संसद प्रणाली है इंडिया के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, ये व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परसों के दिन ये पूछा गया था, याद आ गया, बताना उचित समझा। इसके अलावा कोशिका की खोज किसने करा था? सब दिन बताते आए हैं, इसमें 2 टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट कोशिका का खोज किसने किया था, या फिर सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। देखिए, सेल के कई मीनिंग होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर चले जाइए तो बैटरी हो जाता है ना। हिस्ट्री के अंदर चले जाइए तो सेल का मतलब आपका एक मतलब केज हो जाएगा, एक प्रकार का जेल टाइप का एक घर जिस सेल में बंद कर दिया जाता है ना। इसके अलावा सेल, अगर आप जीव विज्ञान में आते हैं तो इसका मतलब कोशिका हो जाता है ना। जो जीवित जीवन की सबसे जो है छोटी क्रियात्मक इकाई भी होती है कोशिका। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज करा था, या कोशिका शब्द का प्रयोग करा था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि जीवित कोशिका लाइव सेल का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ी डिफरेंस है, ये है आपका सेल वॉल का होना। सेल वॉल जो है ये ओनली जो है आपका प्लांट में होता है, ये पादप के अंदर होती है, ये किसी एनिमल जंतु के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल की जो बनावट है, जो ये मेक होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, तो ये सेलुलोज से बने होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बता रखा है कि पादप कोशिका, एक तो ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब इसके अंदर भी कोशिका 2 प्रकार के, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, है ना, एक ये और एक प्रोकैरियोटिक, है ना। तो मैंने कहा था भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, जो प से शुरू होता है, ये गरीब प्रवृत्ति की होती है। इसमें हमेशा हर चीज की अभाव ही होती है जनरली। तो मोटे तौर पे आपको आंसर फाइंड करने में ये मेरी कही गई बात आपको काम करेगा। ठीक है, कि भाई ये चीज नहीं पाया जाता है, ये अनुपस्थित रहता है, तो जनरली जो है आपको प्रोकैरियोटिक के साथ जाना है। ठीक है, इसके अलावा बृजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैंने आपको बता रखा है कि जो फेमस वाद्य यंत्र हैं उसे सब याद रखते हैं। हारमोनियम, गिटार, सिम्फनी, है ना, बीना, इस सब का वाद्य यंत्र के प्लेयर आपको याद करना है अगर अब एग्जाम फैट करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि जो जनरल है वो तो आप नहीं भी करोगे फिर भी एग्जाम में मार ही दोगे ना, है ना। तो बृजभूषण काबरा जो है ये आपका गिटार से संबंधित है, गिटार। और गिटार किस वाद्य यंत्र के उदाहरण है भैया? तो ये तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। जो भी चीज आपका तार के कंपन वगैरह से बजती है, सितार, गिटार, सारंगी, ये सभी तंत्री वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, गिटार के अन्य प्लेयर जो है विश्वमोहन भट्ट है, श्री कृष्ण नलिन है ना, एक ही आदमी का नाम है श्री कृष्ण नलिन, तो ये भी आपका गिटार ही प्ले करते हैं। अप्पा जलगांवकर, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जुलगांवकर एक्चुअली, अप्पा जुलगांवकर। ठीक है, इसके अलावा भूरेलाल खान ये हारमोनियम प्ले करते हैं। लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद तबला प्ले करते हैं। इसमें लच्छू महाराज का भी नाम रख लीजिएगा, ये भी तबला बजाते थे, साथ ही साथ कथक नृत्य भी कर लेते थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज कॉल्ड, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आया है कि ये प्लेस फॉर रेसलिंग इज कॉल्ड। जो आपका मुक्केबाजी का जो इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे एक रस्सी बांधी होती है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक इस पे मुक्केबाजी करते हैं, तो इसको जो क्या कहा जाता है? तो भैया इसको कहा जाता है रिंग, है ना, इसको कहा जाता है रिंग। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुक्केबाजी या फिर जो बॉक्सिंग इसी को कहते हैं, या फिर जो कुश्ती होता है ना, कुश्ती के मैदान को भी आप रिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे रिंग ही कहते हैं। बेसबॉल में जो खेल के मैदान होते हैं उसे डायमंड कहते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, और ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहीं कहीं आपको प्राचीन किताब में 7 खिलाड़ी भी मिल जाएगा, जो अब एसएससी का एग्जाम नहीं मानता है। ठीक है, अब 9 खिलाड़ी मानता है बेसबॉल के अंदर। इसके अलावा जो वॉलीबॉल है, इसके खेल के मैदान को फील्ड ही कहा जाता है।
क्रिकेट के मैदान को पिच कहा जाता है। आपने पिच रिपोर्ट सुना होगा जब बारिश वगैरह होता है तो। इसके अलावा कुश्ती में रिंग कहा जाता है या अरेना कहा जाता है। बैडमिंटन के जो मैदान होते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है। साइकिलिंग का जो होता है उसे बेलोड्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है, ये तो कोई पूछने की बात नहीं है, ओडिसी से संबंधित है। महापात्रा सरनाम देखा नहीं कि ओडिसी पे गए हम, ठीक है। इसी के जैसा रेड्डी सरनेम देखे नहीं कि हम कुचिपुड़ी के पास पहुंचे, है ना। इसके अलावा हम जो है सिंह सरनेम देखे नहीं कि हम मणिपुरी के पास पहुंच जाएंगे लगभग। इसके अलावा जो महाराज सरनेम हमने देखे नहीं कि कत्थक के पास पहुंच जाना है। तो काफी सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है यहाँ से अगर आप इतने क्लू जानते हैं तो। मैंने बता रखा है कि भाई जब याद हो तो बड़ी अच्छा है। अगर आपको डूबते हुए को तिनके का सहारा देना है तो ये वाली क्लू जरूर काम करेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। जैसे आपका गुरु केलुचरण महापात्र, सुजात्रा महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, है ना। इंद्रानी रहमान को भी इसमें रख लेना, इंद्रानी रहमान, है ना। इंद्रानी रहमान भी ओडिसी कर लेती है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का पश्चिम सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ऑप्शन में पाकिस्तान 100% होगा और पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप भारत का नक्शा विथ अदर कंट्रीज आप देख रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये रहा अपना जो है पाकिस्तान, है ना। ये है पाकिस्तान, है ना। ये छोटा सा है अपना नेपाल जो उत्तर में पड़ेगा, भारत के हिसाब से उत्तरी भाग में पड़ेगा, है ना। उत्तरी भाग में पड़ेगा, पूर्णतः उत्तरी कहे तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ उत्तरी भाग में नेपाल हो जाएगा। नेपाल और भूटान भी उत्तर पूर्व में नेपाल और भूटान, नेपाल को उत्तर में रखिएगा, भूटान को उत्तर पूर्व में रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान को पश्चिम में रखिएगा, अफगानिस्तान को पश्चिम उत्तर में रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप नक्शा से थोड़ा बहुत जानकारी से ही आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है ना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात रही सीमा रेखा से और क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो सबसे लंबी सीमा रेखा आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा रेखा आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे सेकेंड लंबी सीमा आपका चाइना के साथ लगती है। भारत राज्य में तटरेखा वाली सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। जो दूसरा सबसे अधिक लंबा तटरेखा आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटा तटरेखा गोवा का है। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा भारत में तटीय राज्य कितने हैं तो आप खुद ही मैप देख के, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे बताना जो है उचित समझता हूँ। तो तटीय राज्य आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये जो लाल वाला पर्सन दिख रहा है ये राजस्थान दिख रहा है, लेकिन राजस्थान तटीय स्टेट नहीं है। जो नीला वाला दिख रहा है ये पानी को इंगित कर रहा है इस नक्शे के अंदर, ठीक है। तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये छोटा सा गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अभी यूनियन टेरिटरीज को नहीं गिनते हैं, पुदुचेरी को, है ना। अभी राज्य गिनते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे एक ओडिशा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये कितनी बार पेन चली है भैया जरा एक बार फिर से गिन लो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ गया भाई, यहाँ सही है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 जो है स्टेट जो हैं आपके तटीय स्टेट हैं, कोस्टल वाला। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था। देखिए इस बिल पे काफी बवाल हो गया था, इल्बर्ट बिल पे, क्योंकि जब ये बिल आया था तो इसमें कहा गया था कि जो भारत के जजेस होंगे उस समय के कोर्ट में तो उनको भी जो है इक्वलिटी मतलब इक्वल अधिकार दिया जाएगा किसी चीज में फैसला देने का, है ना। तो इस पे जो है मतलब इस पे रोक भी लगाए गए थे दूसरे आदमी के द्वारा। तो इल्बर्ट बिल काफी जो है आपका हाईलाइटेड हुआ उस समय। तो ये आपका 1883 में जो है ये बिल पेश करने की बात कही गई थी, ठीक है। और 1884 ईस्वी में इसे मंजूरी मिलती है। उसी प्रकार से जैसे आपने 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती से संबंधित है ये 1992 में जो है एक आधारशिला रखा जाता है इस प्रकार की पेशगी का, ठीक है। और 1993 में जो है ये लागू होती है। तो इसी प्रकार से इसे भी समझे। 1884 में इल्बर्ट बिल लागू हुआ था, 1883 में इल्बर्ट
इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो डिपेंड करता है कि लागू वाला पूछा गया था कि लाया वाला पूछा गया था। इल्बर्ट बिल जो है उसके समय जो अंग्रेज थे ये रिपन थे, ठीक है। रिपन के समय से ही 1881 से लगातार 10 साल के अंतराल पे जनगणना हो रही है, तो इसी ईस्वी के स्लैब में है, आप देख लीजिए, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था। देखिए आज बिल से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। डाटा प्रोटेक्शन बिल, तो देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये 2019 में आया था, फिर बाद में इसको रिनो करके 2022 और 2023 में भी इस पे जो है नई नई चीज को इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो डाटा प्रोटेक्शन बिल बना था ये 2019 में बना था। इसका कहना था कि जब तक डाटा के मालिक से, है ना, जब तक किसी डाटा के मालिक से मतलब परमिशन नहीं ले लेता है तब तक कोई भी कंपनी, कोई सरकार, कोई भी आदमी चोरी छिपे किसी की डाटा का जो है मिसयूज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से डाटा प्रोटेक्शन जो ये वाला आया था ये 2019 में आया था। ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो सिंपल सी बात है, जो डाटा का देखरेख करता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, IT सेक्टर जो होते हैं उस मंत्रालय के अधीन इसे लाया गया था। संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है, देखिए भारत में तो बोली ही जाती है, लेकिन बच्चे ने बताया कि भारत ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में आपको इंडो यूरोपियन, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। तो इंडो तो जरूरी रहेगा क्योंकि हिंदुस्तान में तो बोली ही जाती है। डिपेंड करता है कि इंडो के साथ आगे क्या जोड़ रहे हो, तो इसका मैं फिलहाल आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। चलते हैं आगे। वैसे संस्कृत जो है इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज भी 6 होते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसमें साउथ के सभी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है और ओडिसी है। ये 6 भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। और 8 क्लासिकल डांसेस को तो आप जानते ही हैं, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 12 से लेकर 19 तक में क्या वर्णित है पूछा गया था। अब इसमें फंडामेंटल राइट दे दिया था, फंडामेंटल ड्यूटी, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको पता है ना कि 12 से लेकर 35 तक डायरेक्ट क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। इसे भाग कितने में रखे गए हैं, 3 में रखे गए हैं। कितने हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार, 6 हैं। पहले कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था। कब हटा, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन था वो, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के ए में, लाइक कैसा, विधिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और ये USA के संविधान से लिया गया है, तो ये भी फंडामेंटल राइट हो जाएगा 12 से 19 के बीच में। अब इसमें अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है। 14 से 18 जो है इक्वलिटी का राइट देता है, समानता का अधिकार देता है। 19 जो है मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। और 29 और जो 30 है ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति की रक्षा करता है, यानी डायरेक्टली कहे तो अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। इसके अलावा 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बात ध्यान रखना है। और 21 जो है ये निजता का अधिकार है ना। तो 21 से एक चीज और याद रखना है, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, सफल योजना किस राज्य से संबंधित है, तो भैया ये ओडिशा से संबंधित है। और ये किसान से संबंधित योजना है, जिसमें किसानों को उसके खेती बाड़ी को अच्छे ढंग से करने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन प्लेयर, है ना, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन प्लेयर हु वन अ मेडल इन ओलंपिक इन टेनिस गेम, है ना। टेनिस यहाँ पे छूट गया है। इन्होंने बताया है कि भैया टेनिस खेल के लिए पहला भारतीय, और एशियन के साथ साथ भारतीय भी होना चाहिए, और टेनिस में पहला पदक भी जीता हो, तो ये हो जाएगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज जीता था। और ये ब्रॉन्ज जीता जो था, तो ये गोल्ड जैसा ही हुआ इनके लिए, क्योंकि ये पहली बार टेनिस के अंदर जो है कोई पदक इंडिया के लिए जीता। इसके अलावा एक प्रश्न, अच्छा ओलंपिक से बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड फिर से चर्च कर रहा हूं, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब जीता था, 2008 के अंदर जीता था, बीजिंग ओलंपिक में जीता था, शूटिंग के अंदर जीता था। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से सेकेंड गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा आता है, और 8 गोल्ड जो है अकेले हॉकी खेल के अंदर आती है। भारत को प्रथम गोल्ड हॉकी में ही 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिलती है। इसके अलावा भारत ओलंपिक में 1900 ईस्वी से भाग लेना स्टार्ट करती है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से होती है। इसके अलावा ओलंपिक
ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली 2 ओलंपिक में महिला पीवी सिंधु है। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला जो है कर्णव मल्लेश्वरी है भारोत्तोलन के अंदर। ओलंपिक के अंदर और भी कुछ हुआ है। ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो है ये माइकल फेल्प्स हैं जो अमेरिकी तैराक हैं। ओलंपिक के अंदर और कुछ हुआ है भारत के लिहाज से? नहीं। चलिए ठीक है, इतना काफी है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? अब देखिए पुराना पुस्तक है ये, इनके स्टीफन हॉकिंस से पहले वाले शिफ्ट में जो हमने पुस्तक लिखा है वो बच्चे मिसलीड कर दिए, मिसप्रिंट कर दिए मेरे हिसाब से, है ना। इन्होंने मुझे ब्लड एंड फायर पुस्तक लिख के भेजा है, ब्लड एंड फायर, है ना। ब्लड एंड फायर भी एक पुस्तक है ना, मार्टिन का है। और एक जो पुस्तक पूछा गया था पिछले शिफ्ट में, इस पुस्तक का नाम था फ्लड इन फायर, है ना, फ्लड इन फायर, फ्लड ऑफ फायर था, है ना, फ्लड ऑफ फायर, है ना, माने आग की बाढ़, है ना। ये अमिताभ जी का है किताब, तो ये पूछा गया था, तो सुधार कर लीजिएगा। हो जाता है बच्चे से एक आदमी प्रिंट, है ना, क्योंकि एग्जाम हम तो नहीं दिए, वही दिए हैं। वो जो लिखे हैं उस पर अमल किया जाएगा कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको लगेगा कि है ना। एग्जिस्ट नहीं करता तब हम बोलते भाई गलत है ना। इसके अलावा ए ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग, जैसा कि मैंने बताया। एक क्वेश्चन बीबी के मकबरा से आया है। देखिए दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखिए औरंगाबाद बिहार के अंदर भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो एक से अधिक जगह है। जैसे आपने हैदराबाद का नाम सुना होगा, हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर भी है, हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर भी है, औरंगाबाद बिहार के अंदर भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर भी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, जो औरंगजेब की बीवी रबिया दुर्रानी का जो है कब्र है, रबिया दुर्रानी। और इसे जो है सेकेंड ताजमहल का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि इसकी जो नकल है ताजमहल का ही नकल किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जो है सीजीएल की प्रैक्टिस सेट कल से आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आएंगे, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो रोजाना। वीडियो की लेंथ की बात करें तो 20 से 25 मिनट की होगी, है ना। और सब दिन जिनको भी CHSL, CGL, MTS, GD कुछ भी देना हो, जो TCS सेट करते हैं, SSC के जैसा पैटर्न होता है, आपको अटेंड करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और MTS का आज एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है दोस्तों। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम इस फेज में MTS की ये अंतिम दिन का एग्जाम था। अब जिनका भी बाकी है ये जून महीने में एग्जाम होगी, ठीक है। तो ये अंतिम शिफ्ट इस फेज का देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न, मोना यादव इनका नाम है इस बच्चे का, इन्होंने सारे के सारे 2500 प्रश्न विथ ऑप्शन भेज दिए हैं। इनके मेमोरी के लिए एक ताली बजा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि खर्ची पूजा में कितनी देवी देवताओं की पूजा की जाती है? अभी अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही बताया था, ठीक है, कि खर्ची पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा किया जाता है एक नदी के रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 14 राइट आंसर करके आना था। बात करें ये खर्ची पूजा कहाँ की त्योहार है, तो ये त्रिपुरा की प्रमुख त्योहार है, ठीक है। इसके अलावा मोपीन सालुंग ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश में एक मुखौटा डांस या युद्ध डांस भी होता है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उधर के त्योहार में एक बांग्ला महोत्सव है जो आपका मेघालय में मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका लोसांग त्योहार है जो आपका सिक्किम में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपका हॉर्नबिल त्योहार है जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति में किस देवी देवता की, तो आपका जो है भगवान सूर्य का, दीनानाथ दिवाकर रवि का। छठ पूजा में भी भगवान सूर्य की पूजा होती है। मोहिनी अट्टम में जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है। बथुकम्मा त्योहार जानते हैं कहाँ का है? बथुकम्मा, बथुकम्मा तेलंगाना का है, तो इसमें महागौरी की पूजा होती है। और एक होता है दोस्तों आपका बोनालू।
बोनालू महोत्सव में जो है महाकाली की पूजा होती है। तो ये सभी देवी देवता जो पूजे जाते हैं आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही भगवान मुरुगन का जो त्योहार होता है जो तमिल में मनाया जाता है, इसमें कार्तिकेयन की पूजा होती है। अब ये कार्तिकेयन कौन है? भगवान गणपति का जो है बड़ा भाई, यानी गणेश जी के बड़का लड़का, है ना। तो ये जो है कार्तिकेयन का पूजा होता है मुरुगन वाला त्योहार में। भगवान मुरुगन कहा ही जाता है कार्तिकेयन को, ठीक है। इसके अलावा थाईपूसम नामक त्योहार सुने हैं जो तमिलनाडु के अंदर होती है, इसमें भी मुरुगन की ही पूजा की जाती है, मुरुगन की ही पूजा की जाती है थाईपूसम में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा जो अगला पूछा गया है कि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है। मैंने आपको फीफा के बारे में प्रैक्टिस सेट में 2022 फीफा कतर, है ना, ये बताया। कौन जीता था? अर्जेंटीना। कौन हारा था? है ना, फ्रांस हारा था, यानी उपविजेता रहे थे। इसके अलावा फीफा अंडर-20 बताया कि ये कहाँ पे होने वाला है, तो भैया अर्जेंटीना के अंदर होने वाला है। इसके अलावा फीफा लेडीज वाला बताया था कि 2023 में कहाँ पर होगी, तो न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। इसके अलावा हमने फीफा का मुख्यालय बता दिया था, कहाँ पे भैया, तो ज्यूरिख के अंदर है। फीफा की स्थापना बता रखा है 1904 ईस्वी में होती है। फीफा में जो यहाँ पे जो 2022 कतर में हुआ था, इसमें 3 पुरस्कार, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स जो है, ये जरूर भूलिएगा नहीं। गोल्डन बॉल जो है मेसी को मिला है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला है और गोल्डन ग्लव्स जो है इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। लेकिन ये वाला प्रश्न से हटके आपको ये प्रश्न पूछा है, अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता ये स्पेन है और ये CHSL में ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन्होंने भी एनालिसिस देखा होगा, ये भी क्वेश्चन हमारे एनालिसिस से कर लिए गए होंगे। ये कोलंबिया को हरा के, यानी कोलंबिया यहाँ पे रनर अप रहे थे। रेड एल्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो शैवाल होते हैं लाल वाला, रेड एल्गी, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है तो ये रोडोफाइटा कहा जाता है जनरली, ठीक है। रोडोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। शैवाल वैसे जो है थाइलोफाइटा समूह में भी आता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। शैवाल जो है थाइलोफाइटा समूह में भी आता है, लेकिन यहाँ पे एस्फेसिक शैवाल का नाम किया है तो इसका वैज्ञानिक नाम ही रोडोफाइटा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है जिसकी उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में करते हैं, ऑक्सीजन हेतु या फिर भूख दूर करने हेतु, खाना हेतु। इसके अलावा वन नेशन वन फर्टिलाइजर किसने लॉन्च किया है? देखिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर में इस बच्चा ने ये नहीं बताया कि क्या पूछा गया था। इसमें सिर्फ लिखी है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, है ना, और आगे होम लिखी है। इसका मतलब मंत्रालय पूछा रहा होगा। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। लेकिन ये ओरिजिनल मंत्रालय पूछा गया होगा तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो यूरिया से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला तत्व क्या था, तो यूरिया होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। और यूरिया के आविष्कार कौन किए थे? बोलहर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये सुटेबल बॉय बता रखे हैं भैया, ये सुटेबल बॉय कहे चाहे ये सुटेबल गर्ल कहे, दोनों ही पुस्तक जो है विक्रम सेठ का है और ये विक्रम सेठ लिखे हैं। इसके अलावा द गोल्डन गेट, जिनको आगे के समय में कोई भी एग्जाम देना है तो द गोल्डन गेट जरूर ध्यान रखें, विक्रम सेठ का है। लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का है ना। ये गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अंधुरति राय का है। तो ये सब कुछ पुस्तक जो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, ये पुस्तक जो अवार्ड विनर पुस्तक है उनको जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 1770 में बंगाल में क्या आया था। वहाँ पे 4 नेचुरल ऑप्शन दिए गए थे, अकाल पड़ा था, है ना, ऐसे आग लगी, ये भी जो भी हो सकता है। 4 गो ऑप्शन दिया गया था, इसमें से एगो फेमाइन दिया गया था, अकाल दिया गया था। अकाल का मतलब सूखा होता है, तो सूखा लिखा होगा या फिर फेमाइन अकाल लिखा होगा। ये बंगाल में आया था 1770 के दौरान।
ठीक है। इसके अलावा देश में आर्थिक मंदी जो आया था आपका 1990 के दौरान, इससे थोड़ा सा पहले, तो उस समय भी बहुत सारे जगह बाढ़ अकाल भी जो है प्रभावित किए थे हमें, ठीक है। तो मंदी यूं ही नहीं आया था। तो 1770 ये प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अकाल को जो है टिक करके आगे निकलना था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र जो हमारे गले के नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर यंत्र ही कहा जाता है बंधु, स्वर यंत्र ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, वॉइस बॉक्स, है ना। इसके अलावा एक एपिग्लोटस होता है जो अंदर होता है, ये तो वॉइस बॉक्स की बात कर रहा है, तो इसे स्वर यंत्र ही कहा जाता है हिंदी में, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे कि बाबर ने काबुल को कब जीता? अब बाबर ने जब कंधार को जीता था तो उस समय में काबुल फरगना में कब शासक रहे और इंडिया के अंदर कौन कौन से कृत्य किए सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो बाबर ने काबुल को 1504 में विजित किए थे, और इस 1504 के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आगरा शहर का निर्माण जो है सिकंदर लोदी इसी साल करते हैं, है ना। इसके अलावा बाबर ने 1507 ईस्वी में कंधार को विजय किया था। कंधार कहाँ है? आजकल अफगानिस्तान के अंदर है, तालिबानी के खेमा में है। इसके अलावा 1556, 1527, 1528, 1529, 1530, अब ये बाबर से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट मतलब ओल्ड डेट है, मतलब ईयर है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना कर डाली और इब्राहिम लोदी को हरा डाले, है ना। इसके अलावा जो 1527 हुआ, इसमें हुआ राणा खानवा के साथ आपका चंदेरी का युद्ध, है ना। तो मैंने इसे कैसे मिला के रखा हूं भाई, पानी पानी खानवा, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ और फिर मर जाओ, है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसे मिला के रखा हूं, आप भी याद रख सकते हैं। पानीपत का लड़ाई 1526, खानवा का 27, चंदेरी का 28, घाघरा का 29 और 30 में मर गए, है ना। तो पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ और मर जाओ, है ना। इस प्रकार से बाबर का है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है दानशीलता भावना के तहत। बाबर जो है ये पूर्व में फरगना से मतलब संबंधित रहे हैं। बाबर के जो पूर्वज हैं ये आपका मंगोल नहीं थे जी, तुर्क थे, है ना। बाबर के पूर्वज जो है ये तुर्क थे। इसके अलावा बाबर के पिता के नाम जो है शेख उमर शेख मिर्जा है। तैमूर लंग के जो है ना, तैमूर लंग के वंशज बाबर को माना जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा खिलजी वंश के शासन के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो कौन सा ऐसा नक्काशी, कौन सा ऐसा महल बनाया गया जो लाल बलुआ पत्थर से बने थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आज काफी अच्छा पूछा गया मेरे हिसाब से। तो अलाई दरवाजा, दो चार क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो सारे क्वेश्चन जो है पढ़ी पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो सल्तनत काल में जो है आपका बलुआ पत्थर से करवाया था, ठीक है। खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे जिसका कार्यकाल कितने से कब तक रहा भैया? 1296 से 1316। CHSL में इसका ईस्वी दे के डायरेक्ट पूछा गया था कि खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे इसका जो है शासन अवधि कब से कब तक रही थी। इसका युद्ध जो है महाराजा रतन सिंह से होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आपने पद्मावत पिक्चर देखा होगा, उसमें शाहिद कपूर का नाम राजा रतन सिंह रहता है ना, जो आपका दीपिका की हस्बैंड रहती है। तो इसके लिए युद्ध हुआ था, है ना, दीपिका के लिए ही हुआ था बेसिकली। इन्होंने पद्मावत एक किताब है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अस्थाई सेना रखने वाले सुल्तान थे ये प्रथम दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इन्होंने जो है परमानेंट सेना रखा था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, 1000 खंबा महल बनवाए थे, सीरी का किला बनवाए थे, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे। तो ये सभी जो है आपका कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सौदर्न साइड को विजिट करने के लिए मलिक काफूर को चुना था, ठीक है, दक्षिण विजय के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखना, मलिक काफूर इनके जो है गुलाम थे और मलिक काफूर जो है मतलब नेचुरली एक गे थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहा था भाई? सेकेंड सिकंदर, सिकंदर सानी कहा करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन के नाम गुरसाप था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। गुरसाप है शायद इनके बचपन का नाम, ये 100% अच्छा 100% कर लीजिए, याद आ गया भाई, यही होगा, है ना, गुरसाप ही है ना। इसके अलावा गंगूबाई हंगल किस राज्य से संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए गंगूबाई हंगल जो है ये कर्नाटक से संबंधित है और ये क्या गाती थी, क्या करती थी? तो इनका पेशा जो है आपका है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे,
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है गंगूबाई हंगल। इसके अलावा गंगूबाई हंगल को कई पुरस्कार मिला है, जैसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया है, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया है। अब आपको कैसे पता कि भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो सर मुझे पता होनी चाहिए कि भारत रत्न इंडिया की सबसे बड़ी अवार्ड है, ठीक है, सबसे बड़ी अवार्ड है, और म्यूजिक के क्षेत्र में मात्र 6 आदमी को दिया गया है। ये 6 आदमी कौन कौन से हैं मैं आपको पहले ही बता दिया था। 1998 में जो है सुब्बा लक्ष्मी दीदी को दिया गया था, जो आपका किससे संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से। इसके अलावा 1999 में जो है रविशंकर साहब को दिया गया। रविशंकर साहब सितार प्ले करते थे। 2001 में जो है लता दीदी को, साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां को दिया गया, जो शहनाई प्ले करते थे। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी साहब को दिया गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को संगीत के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने असमिया फिल्म, संगीत इत्यादि में भी काम किया है। और वर्तमान में हिंदुस्तान में जो नदी के ऊपर ब्रिज है, ये सबसे बड़ा ब्रिज का नाम ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गंगूबाई हंगल को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया होगा, क्योंकि 6 ही को मिला है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। देखिए जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे आप तो जानते ही हैं, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, किरोसिन, स्पिरिट, ये सब जो है ज्वलनशील है ना। इसके अलावा कुछ रहा होगा तो आपके ऑप्शन में, ज्वलनशील में तो आप घी भी कह सकते हैं, भाई ये भी जल जाती है बड़ी अच्छे से, है ना, ये भी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। पेट्रोल डीजल तो होंगे ही होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कंफ्यूजन का कारण बन रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, एग्जाम अटेंड करने की है तजुर्बा, है ना। तो एक ऐसा ऑप्शन डाल देता है लो क्वेश्चन में कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो और 2 में से एक को सिलेक्ट करे तो तुक्काबाजी होने लगता है ना। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। स्पिरिट तो होना ही होना है, पेट्रोल डीजल में से एक होगा और 2 खतरनाक वाला होगा, है ना। इसके अलावा अलमाटी बांध किस नदी पर है? भैया अलमाटी बांध किस नदी पर है, ये आज की क्वेश्चन नहीं है। एसपीडी का बुक ले लीजिए, आज से 10 साल पहले छपी है ये क्वेश्चन, है ना। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है भैया? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और कहाँ है? एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है ना, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, महाबलेश्वर, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है 3rd लार्जेस्ट नदी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी है। सेकेंड, माफ कीजिएगा, कृष्णा सेकेंड है ना, सेकेंड कर लीजिएगा, 3rd तो महानदी हो जाएगी। 3rd जो है महानदी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी तीसरी महानदी है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है, जिसमें सरदार सरोवर बहुत बार पूछा जाता है। जायकेबारी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पर है। दामोदर घाटी निगम जो इंडिया की पहला नदी घाटी परियोजना था, 1948 में लगाया गया था, तो ये दामोदर नदी पर है ना। इसके अलावा भी कई है, जैसे कोयना परियोजना, भीमा परियोजना, बहुत सारे हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर है। इसके अलावा टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाला कौन सा राज्य है? मैंने अपने हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ा था प्रैक्टिस सेट को पढ़ाने में, और इसका फायदा जो बच्चा प्रैक्टिस सेट देख के एग्जाम देने गए होंगे उनको मिला होगा। और यूं तो एनालिसिस से भी काफी क्वेश्चन आपको मिलता ही है। इसीलिए कल से सीजीएल की प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे आप लोगों के ही फरमाइश पे। यूं तो मेरा विचार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास टाइम की बड़ा पाबंद होता है, नहीं तो मैं भर दिन में वीडियो कितने नहीं बना दूं, है ना। लेकिन टाइम जो है बहुत कम रहता है, तो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, एक इम्पोर्टेंट सीरीज होगी एमटीएस से भी बेहतर। तो जिनको आगे एमटीएस देना हो, सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, जरूर अटेंड करें, है ना। नियमित बेसिस पे अटेंड करें, किसी कारणवश छूट जाए तो अगले दिन अटेंड जरूर करें, और पीडीएफ से ध्यान रखें। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उस पे विशेष गौर फरमाइएगा, क्योंकि मेरा मोटो ही है कि क्वेश्चन को एक बेस बनाओ और उससे जो भी उनके माता पिता, भाई
बहन, नाना नानी, यानी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट उसको एग्जामिनर आपके सामने किस रूप में परोस सकता है वो सब मैं आपको दिखाने का काम करता हूं। और लकली एग्जाम में वही क्वेश्चन आती है और आप कहते हो कि सर आपने जो बताया वो आ गया, है ना। आज तो एक बच्चे ने हद ही कर दिया, सवेरे बोलता है सर लगता है आपका सेटिंग है एसएससी वालों से, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि वाला क्वेश्चन भी हमने बता रखा है भाई कि सबसे कम नकारात्मक वृद्धि, मतलब सबसे जो नकारात्मक है तो निगेटिव है, तो नकारात्मक वृद्धि एक को स्टेट दर्शाया 0.6% का नकारात्मक वृद्धि दर्शाया, मतलब निगेटिव में। ये कौन है? नागालैंड। नागालैंड, अब इसके कई सारे रीजन है नागालैंड में, है ना। नागालैंड की नकारात्मक वृद्धि हुई थी, है ना। देश में समग्र दशकीय वृद्धि जो हुआ था ये आपका 17.64% का हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2011 में देश की फर्टिलिटी रेट 2.2 था और 2001 में देश की फर्टिलिटी रेट 2.5 था। 2011 में देश की जनसंख्या घनत्व 382 थे, लिंगानुपात 943 था, लिटरेसी रेट 74.04 था, है ना। तो ये सब कुछ 2011 का डाटा जरूर अपने पास रखें। सबसे कम बिहार, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश जनसंख्या, सबसे अधिक अर्बन महाराष्ट्र, सबसे कम अर्बन सिक्किम, सिक्किम तीनों में है, सबसे कम अर्बन, सबसे कम रूरल और ओवरऑल सबसे कम, ठीक है। तो सिक्किम को ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, गोवा में परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे कम दशकीय वृद्धि कौन बरताया और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य ने लाया। तो सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि मेघालय में हुआ था, मेघालय में 27.9। मान लीजिए 2001 में मेघालय की पॉपुलेशन 1 था, तो 2011 में मेघालय की पॉपुलेशन जो है 128 के करीब हो गए, 28% लगभग बढ़ोतरी हो गई मेघालय के अंदर दशकीय वृद्धि में। और सबसे कम यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड। नागालैंड की ये ग्राफ वाला जो जनगणना पे वीडियो है, आज एक बच्चा पंचवर्षीय योजना की वीडियो की डिमांड कर रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बंधु। पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा आपका जनगणना, ये जो भी इंपॉर्टेंट होता है, त्योहार वगैरह, इन सब की वीडियो मैंने पार्टिकुलर पहले ही बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही आते हैं, तो पहले ही बना दो ना, है ना। तो पहले ही बना के डाल दिया था, जो बच्चे देखे भी होंगे, आप लोग विजिट भी किए होंगे। तो नागालैंड, है ना। इसके अलावा दूसरा स्थान केरल का है। अब केरल का जो सबसे कम है फर्टिलिटी रेट, सेकेंड मतलब पॉजिटिव में पहला स्थान, ये इसलिए है क्योंकि केरल में सबसे अधिक साक्षर है, और जहां साक्षर रहेगा वहां पॉपुलेशन कंट्रोल हमेशा रहता है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, जो विकसित देश है उसके पॉपुलेशन हमेशा कम रहता है ना। अब अपवाद है, चाइना पता नहीं क्या उपजाता है ना। इसके अलावा जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय विधेयक, मतलब धन विधेयक होना चाहिए, यहाँ पे मनी बिल है, धन विधेयक है ना। धन विधेयक जो है अधिक से अधिक कितने दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है? देखिए, यूं तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश होते ही नहीं है, लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होता है, लेकिन रजामंदी के लिए अगर दिया तो वो जो है अधिक से अधिक तक 14 दिन तक ही रख सकती है अपने पास, ठीक है ना। तो 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा की गई है, और धन विधेयक को कौन जस्टिफाई करेगा भाई कि धन विधेयक है या नहीं है? तो ये करेगा आपका स्पीकर। वर्तमान में स्पीकर कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। देखें आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो वीडियो में कि वहीं से भाग जाते हो, है ना, तभी तो पता चले कि सीजीएल की वीडियो जो है अटेंड आप कितने हद तक करोगे। इसके अलावा 23 और 24 का संबंध आर्टिकल, अब बार बार क्या ही लिखना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सब दिन मौलिक अधिकार। आई होप अब तक तो आपके जवान पे यूं हो गया कि 3 बजे उठाएगा तो बता दीजिएगा। 23 में जो है ये बलात् श्रम पे रोक है दादा, है ना, मानव तस्करी पे रोक है, और 24 में जो है बाल श्रम पे रोक है। बाल श्रम मतलब बेलो 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको किसी कल कारखाने पे नहीं लगाया जा सकता है। 23 में जो है बलात् श्रम पे रोक है, यानी कुल मिला के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 14 से 18 आपका इक्वलिटी का राइट है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है रिलीजनशिप से है। इसके अलावा 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, जो उनके शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देता है या फिर रक्षा प्रोटेक्ट करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो रेसलिंग मैट होता है, जो चटाई होती है लड़ने वाली, रेसलिंग करने वाली, हाँ ना, तो उसकी जो है थिकनेस कितनी होती है ना। तो थिकनेस जो होती है ये कोई फिक्स नहीं है जी, 1 से 3 भी कहीं कहीं लिखता है, 1 से 4 भी कहीं कहीं लिखता है। डिपेंड करता है कि भाई ये 2 ऑप्शन में है तो परफेक्ट है
है ना। तो अगर 1 2 3 4 तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए फिर, है ना। तो ऐसा अगर ऑप्शन में है 5 6 2 या फिर 4, तो आपको जो है 2 मारना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था, है ना, क्योंकि इसका कहीं फिक्स नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन में नहीं है, पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन में राउत नाचा, सुआ, गेंडी, कजरी दिया गया था। अब नाम से लग रहा है ना केजरी, केजरी कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश का है ना। एक कजरी सुनाओ जरा, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कजरी, ये छत्तीसगढ़ का नहीं होगा। कर्मा, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, झूमर, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि झूमर में मैंने स्टार लगाया है, ये आपका झारखंड में भी हो जाता है। इसके अलावा ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ये प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जो पृथ्वी का अट्रैक्शन पावर है ना, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, अट्रैक्शन पावर है, इसके कारण क्या होती है भाई? ज्वार भाटा आती है। अब ज्वार भाटा जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें सिर्फ पृथ्वी के ही अट्रैक्शन बल कार्य नहीं करता है, इसमें सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, सब की जो है बल काम करते हैं ज्वार भाटा आने में, ठीक है। इसके अलावा ज्वार भाटा जो है 24 घंटे में कितनी बार आती है? तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, ठीक है। 6 घंटा 13 मिनट की गैप रहती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अच्छा 6 घंटा 13 मिनट, 3 घंटा 26 मिनट, हाँ ना, 6 घंटा 13 मिनट, सही है सही है। 6 घंटा 26 मिनट, 3 घंटा 13 मिनट, नहीं ठीक है, ओके ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर किसने बैठा था? तो भाई बिंदुसार ने बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया जो मौर्य वंश के स्थापना किए थे। इसके अलावा बिंदुसार हो गया जो अशोक जी के पापा थे। इसके अलावा सम्राट अशोक हो गए, है ना। इस प्रकार से चला इनका वंश, मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके गद्दी पे बिंदुसार बैठे। बिंदुसार 298 से 273 तक रहे। बीसी की बात है ये, है ना। बीसी मतलब ईसा पूर्व की बात है। एडी का मतलब करेंट वाला होता है ना। बिंदुसार के बाद अशोक आए, 273 से 232 बीसी तक बैठे, है ना। इसके अलावा अशोक ने कई सारे कार्य किए भाई। धम्म को अपनाया, कलिंग युद्ध लड़ा, सांची का स्तूप बनाया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बच्चे और बच्ची को श्रीलंका भेजे, है ना। अशोक जो है और भी कई सारे काम किए, रोड वगैरह बनवाए, अस्पताल वगैरह बनवाए। उस समय का मतलब सम्राट यूं ही नहीं कहा जाता इसे। साथ ही साथ अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, यानी भगवान को प्यारा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ रखा था इन्होंने कि जो आपका ये सोल्जबर्ग फेस्टिवल है ना, सोल्जबर्ग, हिडेनबर्ग, एंटमबर्ग, ये विदेश में जगह होते हैं, तो सोल्जबर्ग भी जगह है। तो ये फेस्टिवल 2015 में परफॉर्म किसने किया था? अब किस चीज में? ओपेरा के अंदर या फिर कोई अन्य पार्टिकुलर मतलब परफॉर्मेंस दिए थे किसी अन्य कार्यक्रम में? तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है और इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में लौह इस्पात उद्योग दिया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एग्रो से संबंधित नहीं है, पूछा था, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा एक विधवा विवाह से भी आया था, तो विधवा विवाह दोस्तों 1856 में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, कमेंट शिफ्ट वाला वीडियो अटेंड कर लीजिएगा। और कल से सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट आएगी, एक ही वीडियो आएगी मोस्टली, और मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस की आप लोग कितने इंटरेस्ट लेते हैं उस हिसाब से हम जो है आगे का और भी प्लान रिलीज करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बिहार दरोगा, है ना, और सारे बच्चे जो है ये दिल्ली में जो कौन सा एग्जाम होता है HCM वगैरह, तो इनका जो है मांग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले सीजीएल कहाँ तक चलती है, कितने इंटरेस्ट लेते हैं आप लोग, फिर हम डिसाइड करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।